यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज गाइस डिमांड फॉर मनी। ठीक है बेटा। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले डिमांड फॉर मनी। और एक बुक है बेटा गॉर्डन। ठीक है। तो वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। देखो बेटा, डिमांड फॉर मनी जो टॉपिक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तीन पार्ट्स में बेसिकली इसमें बेटा तीन चीजें बताई हुई हैं। जो हमारा डिमांड फॉर मनी में बेटा जो डिस्कशन है वो तीन चीजों पे बेटा डिपेंड है। कौन कौन सा बेटा? एक तो बेटा डिमांड फॉर मनी में एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसैक्शन ट्रांसैक्शन थ्योरी। ट्रांसैक्शन थ्योरी एक तो चीज हम ये पढ़ेंगे बेटा। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो थ्योरी। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रीडमैन थ्योरी। ठीक है, फ्रीडमैन्स थ्योरी। देखिए, डिमांड फॉर मनी को बताने के लिए हमें तीन थ्योरीज पढ़नी है। सबसे पहले ट्रांसैक्शन थ्योरी, दूसरा पोर्टफोलियो थ्योरी, तीसरा फ्रीडमैन्स थ्योरी। ठीक है बेटा। और देखिए समझिएगा, जहां मैं बात करता हूँ इधर ट्रांसैक्शन थ्योरी की, तो ट्रांसैक्शन थ्योरी का बेटा बेसिकली मतलब होता है बॉमल्स थ्योरी। ठीक है। जहां हम ट्रांसैक्शन थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा होगा दैट इज द बॉमल्स थ्योरी। ठीक है। और वहीं अगर मैं पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करता हूँ तो बेटा पोर्टफोलियो थ्योरी का मतलब होता है टॉबिन्स टॉबिन्स थ्योरी। ठीक है बेटा, टॉबिन्स थ्योरी इकोनॉमिक्स के नाम है, मतलब जिन जिन लोगों ने बताई है। और फ्रीडमैन थ्योरी उन्हीं के नाम से चलेगी। ठीक है बेटा। तो बेसिकली हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। और बेटा देखो, बॉमल्स अप्रोच फॉर डिमांड फॉर मनी, जो मैं हेडिंग लिखूंगा यहाँ पर, हेडिंग लिखना बेटा, दैट इज बॉमल्स अप्रोच अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी, ऑफ डिमांड फॉर मनी, ऑफ डिमांड फॉर मनी। ठीक है बेटा, बॉमल्स अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी। नाउ अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अब एक एग्जांपल ऐसा सोचना कि आप हो और या मैं हूँ। मैं बैंक, मेरे ना बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, मान के चलते हो मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और मैं उसको बैंक से जो है लेके आना चाहता हूँ। तो वही डिपेंड करता है कि जो मैं बैंक जाऊँगा पैसे लेकर आऊँगा, बैंक जाऊँगा पैसे लेकर आऊँगा। आप मान के चलो अभी हमारी कैशलेस इकोनॉमी नहीं है, हमारी बेटा कैश इकोनॉमी है, जिसे हम कह सकते हैं बेसिकली कैश मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता होगा अभी तो कैशलेस इकोनॉमी चल रही है। बट जब बेटा कैशलेस इकोनॉमी नहीं थी तो हम बहुत ज़रूरी होता था बेटा, वो जो कैश होता तो उसको उसका में बेटा मैनेज करना पड़ता था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। और प्लस कि कोई भी अगर मुझे अमाउंट अगर चाहिए होता था अपने अमाउंट अपने पैसों का, तो मेरी बैंक जाने की ट्रिप्स कितनी लग रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन बेटा चल रहा है, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि हाउ मेनी ट्रिप्स, ठीक है, कितनी ट्रिप्स लग रही है मेरी, मतलब बैंक जाने की, बैंक आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जो कि मैं बेटा अपनी कॉस्ट जो अपने पैसे निकाल के ले आऊँ। तो मान के चलो अगर मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं बैंक में एक दिन गया और सारे पैसे निकाल के ले आया। ठीक है, तो एक हमारी बेसिकली नंबर ऑफ ट्रिप हो गई टू दी बैंक। कोई बात नहीं। फिर एक तो मतलब मेरे मान के चलो 1,000 रुपये पड़े थे मेरे बैंक में, मैं बैंक गया एक ही बारी में 1,000 रुपये निकाल के ले आया। कोई बात नहीं। चलो एक जो जो मतलब पहला ट्रायल था, ठीक है, पहला ट्रायल, उसके बाद मेरे अकाउंट में अगेन 1,000 पड़े हुए। मैं इन 1,000 को मैंने 2 टाइम में निकाला जाके। उसके बाद फिर 1,000 पड़े हुए, मैंने उसको बेटा मान के चलो एन टाइम्स में निकाला मैंने जाके। तो बात क्या आ रही है? बात तो ये आ रही है ना बेटा हमारी कि एक तो एक तो मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे निकाल के ला रहा हूँ, एक तो बेटा इंटरेस्ट फॉरगॉन हो रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई टोटल कॉस्ट आपकी इतनी हो जाएगी कि मान के चलो अगर आप बेसिकली बैंक से अपने पैसे निकाल के ला रहे हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो सही है कि अगर आप बैंक जाके पैसे निकाल के ला रहे हो तो आपको इंटरेस्ट फॉरगॉन हो जाएगा। तो ये बात समझ में आती है, ठीक है जी, यानी इंटरेस्ट फॉरगॉन। ठीक है, इंटरेस्ट। और अगर बात करता हूँ कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट होगी बेटा मेरी, मतलब बेसिकली कॉस्ट होगी हमारी, एक तो हम बोलेंगे जी इंटरेस्ट फॉरगॉन, इंटरेस्ट फॉरगॉन।
एक तो ये होगी टोटल कॉस्ट मेरी, ठीक है, मतलब कॉस्ट। एक चीज और है, जितने बार मैं बैंक जा रहा हूँ, जितना बार मैं बैंक जा रहा हूँ, उतनी बार बेटा मेरी शू लेदर कॉस्ट खर्च हो रही है। दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स टू बैंक, कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स टू बैंक। तो जितनी बार मैं बैंक जाऊंगा उतनी मेरी कॉस्ट लगेगी, जिसे बेसिकली मैं कॉस्ट शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक्स ने इसे शू लेदर कॉस्ट बोल दिया है, ठीक है, शू लेदर कॉस्ट। मतलब मेरे जूते घिसेंगे, तो तो जो मैं जूते घिस के, मतलब मान लो मेरे जूते घिस जाते हैं, फिर मैं नया जूता लेकर आता हूँ, नया शू लेकर आता हूँ, तो कितने दिन में, अगर मैं मल्टीपल टाइम ट्रिप्स लगाऊंगा बैंक जाने की, तो मेरे शूज बहुत ज़्यादा जल्दी घिसेंगे और फिर मेरे को शूज जल्दी लाने पड़ेंगे। तो एक तो वो शू लेदर कॉस्ट आ जाएगी, दूसरा जो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बेटा ये बेसिकली मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को आप लोग यहाँ पर? तो यही डिस्कशन चल रहा है। अब इसको थोड़ा बहुत मैं अगर फॉर्मूला टाइम में ले आऊँ, तो फॉर्मूला टाइम में बेटा ये आएगा इधर। तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए ये मेरी इनकम अपॉन में 2n, ये फॉर्मूला है, और बाय बॉमल्स ये फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, पता है 2n क्यों आया है? देखो 2n क्यों आया है। बेसिकली अगर मेरे पास, अगर मैंने ये अमाउंट निकाला है, मान के चलो ये वाई अमाउंट निकाला है, और मैंने बैंक गया हूँ, तो एन एन तो एक तो ये हो जाएगी जो मैं बैंक गया हूँ, तो एक तो ट्रिप ही हो जाएगी, एक ट्रिप ये है जो बैंक से वापस आया हूँ मैं। तो एक एक बार गया और एक बार आया, इसलिए यहाँ पे बेटा 2 आया है, अपॉन में 2 भी मल्टीप्लाई हुआ है एन के साथ में, और मल्टीप्लाई बाय आई क्योंकि जो इंटरेस्ट फॉरगोन हो रहा है। तो ये हो गया मेरा कितना अमाउंट है। जैसे मैंने मान बोला था कि 1,000 रुपये है, तो उन 1,000 रुपये को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, कितने ट्रिप्स में लेकर आया हूँ। और एक ट्रिप नहीं थी वो, बेसिकली एक ट्रिप में 2 चक्कर लग रहे थे बैंक जाने के। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एन प्लस ये है जी कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स टू बैंक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स टू बैंक, तो समझिएगा बेटा ध्यान से इधर, दिस इज एन एंड एफ। जब मैंने एन ट्रिप्स लगाई, तो उस पर एक एफ कॉस्ट लेके चलूंगा पर कॉस्ट। ठीक है, जो भी मैंने शू लेदर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, जो भी मैं एक अमाउंट शू लेदर। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट फॉरगोन है, या अपॉन में 2 आने का एक तो रीजन होता है, एक रीजन बेटा ये भी है कि जब डेरिवेशन बेसिस पर के इंटरेस्ट के मेरा जो पैसे थे, तो जब उनको जमा किया था, तब एक इंटरेस्ट की बात हुई थी, जब मैं निकाल रहा था तो फिर कुछ इंटरेस्ट फॉरगोन हुआ था। ठीक है, तो बट बेटा ध्यान रखना, ये डिराइव्ड फॉर्मूले से आया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर ये डिराइव, क्योंकि डेरिवेशन बेटा सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मानो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एन, तो ये आ जाएगा जी इधर माइनस का वाई अपॉन में 2n स्क्वायर, एंड साथ में आई है एंड प्लस का एफ, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। देन मुझे फाइनली मिल जाएगा कॉस्ट, यानी एफ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू वाई आई अपॉन में 2n स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अगर मैं यहाँ से n को सॉल्व कर लेता हूँ, नंबर ऑफ ट्रिप्स की कॉस्ट, तो ये आ जाएगा बेटा रूट में y बाय 2f। सो दिस इज ऑप्टिमम ट्रिप्स टू बैंक। सो दिस इज बेटा, ये आ गया जी ऑप्टिमम ट्रिप्स टू बैंक, यानी अगर आप बैंक जा रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स होनी चाहिए। तो सर दिस इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स टू बैंक। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात समझ में है बेटा आप लोगों को? क्लियर? नाउ अब अगर मैं बात करूं इसी पॉइंट से, व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम कैश बैलेंस? ऑप्टिमम कैश बैलेंस, अगर मैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात करता हूं, तो बेटा वो कितना होगा हमारे सामने? सो फॉर्मूला होता है बेटा इनकम अपॉन में, बेसिकली 2n। ठीक है, समझ रहे हो, इनकम अपॉन में 2n। गॉट इट? अच्छा, आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन है एरर, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया जी, तो y अपॉन में 2 रूट वाई आई अपॉन में 2f, और जब हमने बेटा इसको सॉर्ट आउट किया, तो ये आया जी रूट में y इंटू एफ। मतलब आप सोचो जब सॉल्व करेंगे ना, इसको y इंटू एफ हो जाएगा,
एंड अपॉन में आ जाएगा 2i, ठीक है। सो दिस इज बेटा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, गॉट इट। तो बेटा ये कुछ बॉमल्स थ्योरी है जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करी है। सो दिस इज बेसिकली बॉमल्स थ्योरी। सो बेसिकली बॉमल्स ने बेटा टोटल कॉस्ट बताइए कि जब आप अपना पैसा बैंक में रख के निकाल रहे हो तो कॉस्ट क्या होगी, तो एक इंटरेस्ट गॉन कॉस्ट होगी और बेटा शो लेदर कॉस्ट होगी। उससे बेटा उन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो इससे पता लगेगा ऑप्टिमम ऑप्टिमम हम कितने ट्रिप्स लगानी चाहिए बैंक में जिससे कि हमारी कैश, जिससे कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। बेसिकली देखो ये कॉस्ट है और आपने जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और आप जानते हो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो बेटा आपकी चीज मिनिमाइज होती है, समझ रहे हो। तो एट दैट लेवल यूर कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो यू फेस बेसिकली मिनिमम कॉस्ट एट दैट लेवल, ठीक है बेटा। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ, इधर देखिए समझिएगा, फिर मैंने यहाँ बात करी ऑप्टिमम कैश बैलेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन में 2n, वाई 2n, देखिए समझिएगा कैश बैलेंस जो मैं लेकर आ रहा हूँ भाई, यही तो अमाउंट लेकर आ रहा हूँ मैं, y/2n ड्राइव फॉर्मूला जो हुआ है, समझ रहे हो, y/2n। तो ये था, मैंने n की वैल्यू पुट कर दी ऑप्टिमम लेवल की, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ गया yf अपन में 2i, ठीक है बेटा। तो जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैं अब यहाँ पे आपको जो थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी सी बेटा, देखिए बेटा समझना यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दैट इज इसका थ्योरी बेटा। नाउ बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे टॉबिन्स अप्रोच, ठीक है। अच्छा इसके नोट्स आपको आपके पोर्टल पर मिल जाएंगे, इसके नोट्स बेटा, ठीक है। वैसे ये इतना ही कंसेप्ट था बॉमर्स वाला। अब हम बेटा पढ़ रहे हैं टॉबिन्स अप्रोच, टॉबिन्स अप्रोच, ठीक है बेटा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टॉबिन्स टॉबिन्स अप्रोच, ठीक है बेटा जी। तो देखो टॉबिन्स अप्रोच बेसिकली पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी, पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी। देखो बेटा है क्या पोर्टफोलियो थ्योरी में, ऐसा होता है कि बेटा हमारे पास जैसे कि मान के चलो कि एक एजेंट है और उसको बेसिकली एक रिस्क है, ठीक है। किस चीज़ का रिस्क, कि भाई वो जो उसके पास जो पैसे हैं वो मतलब वो कहीं पर इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है। तो जस्ट मान के चलो कोई भी एजेंट एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर रिस्क अवर्स है, एनी इंडिविजुअल बेसिकली इज अ इंडिविजुअल अगर रिस्क अवर्स है, तो उसका रिस्क अवर्स का मतलब क्या होता है, ही इज बेसिकली अनइंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अ रिस्की एसेट। तभी तो बात होती है रिस्क अवर्सनेस की, कि वो अनइंटरेस्टेड होगा रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना, गिवन दैट कि रिस्की एसेट उसको रिस्क जितना ज्यादा रिस्क दे रही है उतना ज्यादा रिटर्न भी दे, वो ट्राई करेगा कि वो रिस्क लेस एसेट्स में इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो अब बात समझना यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ इधर। देखो बेटा है क्या कि कोई भी इंडिविजुअल होता है जो भी रिस्क अवर्स है, तो वो बेसिकली रिस्क को डिसलाइक करते हैं, बेसिकली डिसलाइक डिसलाइक द रिस्क। तो अब उसे रिस्क पसंद नहीं है, तो बेटा वो क्या करेगा, अपने अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने पैसे को वो दो जगह इन्वेस्ट करेगा, मतलब बेसिकली ऑब्वियस सी बात है बेटा, एसेट्स में तो वो लगाएगा पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स तो वो करेगा, लेकिन बेटा वो दो तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, एक रिस्क रिस्क लेस एसेट, रिस्क लेस एसेट का मतलब हो गया एक ऐसी एसेट जहां पे सिक्योर रिटर्न गारंटी हो, ठीक है, सिक्योर रिटर्न मिले, यहाँ पर भले ही कम मिले उससे मैटर नहीं है, वो कम मिले उससे मैटर नहीं है, बट पैसा सिक्योर मिले। और एक और दूसरा जो रिस्की एसेट, देखो बेटा ये तो कंफर्म है कि इकोनॉमी में जितने भी एसेट है सब की सब रिस्क लेस एसेट्स नहीं है, कुछ उसमें रिस्की एसेट्स हैं और कुछ बेटा रिस्क लेस एसेट्स होती है। और ये बात भी जरूर है जो रिस्की एसेट्स होती है उन पे हाई रिटर्न होता है, बट नॉट विद 100% गारंटी, ठीक है, 100% गारंटी के साथ नहीं होता, लेकिन हाई रिटर्न होता है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे बेटा लो लो रिटर्न होता है बट विद द 100% गारंटी, विद
100% गारंटी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर जो हम अपने पैसा जो बैंक में जो है सेव करते हैं, ठीक है, तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, एज कंपेरेटिवली कम होता है बट फिक्स्ड मिलता है। बट जो हमारी रिस्की एसेट्स है, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, तो सहारा, अब सुना होगा आपने एग्जांपल, सत्यम कंप्यूटर्स, ये मतलब मल्टीपल स्कैम्स हुए इसी चीज़ों के कि लोग रिस्की एसेट में पैसा लगा रहे थे क्योंकि उनको लगता था रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा, तो वो हो क्या गया कि वो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ फेल हो गई, ठीक है। क्योंकि अब कोई उनको वो भी नहीं कर सकता, ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो क्लियर कह रहे हैं कि हमने तो कहा था ही कि इसकी एसेट है, रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, नुकसान भी हो सकता है। अब नुकसान हो गया तब हम क्या करें, ठीक है। तो बेसिकली बेटा पहली बात तो अब ये समझ लो, जब मैं अपनी एसेट्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को, ये कह सकते हो मैं अपनी वेल्थ को जो इन्वेस्ट करूंगा, वो बेटा अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करूंगा, वेल्थ मतलब पैसे को, अमाउंट को। तो बेटा जो मेरी वेल्थ है होल्डर के, या जो जो पैसा है, अगर बेटा मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे दो फॉर्म ले लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ, तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं बेटा पोर्टफोलियो, ठीक है। और उसके बाद भी हो जाता है कि मैं रिस्की एसेट्स में भी अपना आपको चेक करता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनमें रिस्क थोड़ा कम है, जिनमें हाई रिस्क है। हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसी हो जिसमें लो रिस्क हो, और कुछ एसेट्स ऐसे जिसमें हाई रिस्क हो। रिस्क तो होगा, और ये एसेट वो जिनमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं पोर्टफोलियो। अब बात ये आती है कि जो जो इंडिविजुअल होता है, वो अपना बेटा, उसे दोनों चीज़ें दिखती हैं, रिस्की एसेट भी दिखती है और रिस्क लेस एसेट भी दिखती है। तो बेसिकली ही wants always to maximize his expected return. Basically agent wants to what, agents want to maximize their maximize their एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसमें बेटा लॉस भी इंक्लूडेड है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ पे जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी क्या होती है बेटा, देखो, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो पे इंक्रीज करता है जब रिस्क की एसेट इंक्रीज करती है। मतलब हम मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज करेगा कब, जब प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की एसेट्स, खुद सोचो, रिस्की एसेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स के लिए भी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेटा बढ़ता है, ये नहीं कि रिटर्न बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये जब प्रोपोर्शन बढ़ता है तो तभी होता है। लेकिन बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि एट द सेम टाइम, बेसिकली एट द सेम टाइम, द एजेंट इज द एजेंट इज ऑल्सो क्या है बेटा, रिस्क अवर्स। एजेंट बेटा कौन है, रिस्क अवर्स है, जिसकी वजह से बेटा एजेंट ऑलवेज वांट्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो टू मेक बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है बेटा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जब द एजेंट इज ऑल्सो रिस्क अवर्स, देन ही विल ऑलवेज, देन बेसिकली ही विल ऑलवेज डाइवर्सिफाई, या अभी क्या बोल सकते हो, देन ही ऑलवेज डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो का तो मतलब हो गया कि रिस्क और रिस्की एसेट्स, रिस्क लेस और रिस्की एसेट दोनों जगह चले जाना, मतलब मल्टीपल ऑप्शन में चले जाना। पोर्टफोलियो का मतलब हो जाता है कि जब वेल्थ होल्डर अपनी वेल्थ को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेट या कॉम्बिनेशन में रखता है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। और डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि जब हम अपने पैसे को मल्टीपल जगहों पे लगा देते हैं, मल्टीपल रिस्क की एसेट्स में कर देते हैं। देखो ये है डाइवर्सिफिकेशन, कि मुझे पता था कि रिस्क है, तो मैंने क्या करा, अपने रिस्क को बांट दिया, तो कहीं पर ज्यादा रिस्क कहीं पर कम रिस्क। तो बेसिकली पर्सन क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है, टू मेक टू मेक बैलेंस बिटवीन टू मेक बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है बेटा, रिस्क एंड रिटर्न। बेटा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, छोटा सा डायग्राम, जरा वो ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, डायग्राम है आपका यहाँ पर, पहले बना दीजिए मेरे साथ में, नहीं बेटा डायग्राम आप। तो यहाँ पर है जी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और ये है जी रिस्क। ठीक है बेटा, तो मान के चलो ये हमारी वेल्थ है, तो हमने अपनी ये बोला जी जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे ही वेल्थ बढ़ेगी, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वेल्थ बढ़ेगा। और एक ऐसा लेवल आएगा जी, मान के चलो, देखो अब मैं बोलूंगा कि रिस्क बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, तो वो तो तब होगा जी ओनली कैश, जब मैं अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। मान लो कैश है तो मेरे पास रहेगा कैश, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ रिस्क इतना है, तो मान के चलो मैंने बॉन्ड ही ले रखा होगा कोई ना कोई। बॉन्ड मतलब होता है किसी के बिजनेस में पैसा लगा देना या इन्वेस्टमेंट कर देना, तो वो आपको रिटर्न में कुछ अमाउंट देते हैं, फिर वो रिटर्न में आपको असाइन हुआ हुआ कुछ प्रूफ देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं इधर। तो मान के चलो अगर मेरा ये अमाउंट है, तो दिस इज बेसिकली मेरी फाइनल वेल्थ। अगर मेरा रिस्क इतना है तो मेरी वेल्थ भी इतनी होगी, ठीक है। और अगर मेरा मान लो कहीं पर प्रेफरेंस यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, तो दिस इज आवर ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है आपको जो है आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। अब बेटा इसका नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है दैट इज फ्रीडमैन्स अप्रोच, वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज फ्रीडमैन्स अप्रोच। ठीक है बेटा, फ्रीडमैन्स अप्रोच। देखो बेटा ये भी समझ लो आप, देखो ये जो है फ्रीडमैन्स अप्रोच, ये भी एक तरीके से पोर्टफोलियो का ही पार्ट है। ठीक है, फ्रीडमैन अप्रोच बेटा पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो थ्योरी, ये बेटा पोर्टफोलियो थ्योरी का ही पार्ट है। इस पोर्टफोलियो अप्रोच के अंदर जो डिमांड फॉर मनी है, हम उसको बेसिकली इनकम और वेल्थ का फंक्शन दोनों का बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा डिमांड फॉर मनी होता है, डिमांड फॉर मनी होता है, तो उसे हम बनाते हैं विच इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इनकम एंड वेल्थ बोथ, हम दोनों का फंक्शन बनाते हैं। और ये बड़े फ्रीडमैन थ्योरी के हिसाब से जो हमने फ्रीडमैन थ्योरी के हिसाब से हम हमारी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, तो उन्होंने इसको कुछ जनरलाइजेशन फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, कुछ थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम, ये जब हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी, जो जैसे हमारा मनी है, वो अगर एसेट्स में इन्वॉल्व हो जाए, वो कहते हैं जैसे हमारा कुछ मनी है, पैसा है, अगर वो मनी हमारा कुछ एसेट्स में लग जाए, मान लो इन्वेस्टमेंट हो गई, अब कौन कौन सी एसेट, मान लो बॉन्ड्स हो गई, इक्विटीज हो गई, एक्सेट्रा, कौन कौन सी एसेट की बात कर रही है, बॉन्ड्स या इक्विटीज, कोई भी टाइप की एसेट आप मान लो, कोई भी एसेट्स में आप मान लो, अगर वहां पे हमने लगा दिया है पैसा, वहां पे इंक्लूड कर दिया है, तो हम अपने बोलेंगे हमारे जो मनी वो इनकी फॉर्म में बेसिकली है। तो बेटा हमारी जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है बेसिकली, ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज समझना यहाँ पे ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जब भी जीडीपी पर एक्सपेंडिचर होता है, मतलब स्पेंडिंग ऑन जीडीपी, समझना इस बात को मेरी जरा ध्यान से, कि हमने बोला जी हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वाई और वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ में है। और जब भी इकोनॉमी के अंदर पैसे की जरूरत पड़ती है, समझना ध्यान से, इफ इकोनॉमी वांट्स इफ इकोनॉमी वांट्स मनी वांट्स मनी, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट रियल मनी सप्लाई बढ़ा देती है, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती है, तो बेटा उससे रिकवरी बेसिकली हो जाती है। अब आप बोलो वैसे फ्रीडमैन थ्योरी में इतना ही है, वो बोलो सर फ्रीडमैन थ्योरी और टॉबिन्स थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टॉबिन्स अप्रोच और फ्रीडमैन अप्रोच में क्या डिफरेंस है, तो बेटा उसमें बस डिफरेंस इतना ही होगा कि जो हमारी टॉबिन्स अप्रोच में हमारा जो मनी डिमांड था, डिमांड फॉर मनी था, टॉबिन्स अप्रोच में जो डिमांड फॉर मनी था बेटा वो पोर्टफोलियो में था, और फ्रीडमैन्स में किस चीज में था, देखो समझिएगा, दैट इज मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम वेल्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मल्टीपल टाइप के इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मनी डिमांड को और चलो फॉर्मेशन में बोलते हैं तो के वाई माइनस का एच आई।
ठीक है बेटा। तो ये फ्रीडमैन्स अप्रोच है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रीडमैन्स अप्रोच में इससे रिलेटेड बेटा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे एग्जाम में, हम उनको भी देखेंगे। ठीक है बेटा। तो फ्रीडमैन अप्रोच बेसिकली मनी डिमांड और मनी सप्लाई की रिलेशनशिप की बात करिए, और उन्होंने बस इतना बता दिया है कि जो अब जो थ्योरी बनेगी हमारी बेसिकली, अब वो मल्टीपल टाइप्स के जो हमारे मनी डिमांड होगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मनी डिमांड हमारा छोटी मोटी कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बेटा हमारा ये फ्रीडमैन अप्रोच भी हो गया है। तीन तीन अप्रोच सीखी हमने बेटा यहाँ पर। ठीक है, टॉबिन्स अप्रोच एंड बॉमल्स अप्रोच। बेटा इसके नोट्स आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके नोट्स आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप बेटा इसको रीड कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यू टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।